बिहार पुलिस परीक्षा 3 अगस्त 2025 के लिए आज एक क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं जो बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर है। जिस प्रकार से प्रश्न आपके पेपर में पूछा जा रहा है बिल्कुल उसी लेवल का लिया गया है और उसी प्रकार का, यानी कि जिस प्रकार से 16 तारीख को, 20 तारीख को, 23 तारीख को, 27 और 30 तारीख को प्रश्न पूछा गया है बिल्कुल उसी पैटर्न का प्रश्न लिया गया है। तो जिसका भी 3 तारीख को एग्जाम होने वाला है पूरा पेपर को कंप्लीट कीजिएगा और लास्ट में ईमानदारी पूर्वक आपसे स्कोर भी बताइएगा कितने स्कोर कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके दिल से शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड, आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है, तो लाइक जरूर कीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है कि किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है। देखिए इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है और बच्चे को पता नहीं होने के बाद वो कंफ्यूजन करके प्रश्न गलती करता है और लास्ट में तुक्का मारना पड़ जाता है। तो आपको ये काम नहीं करना है। तो किसी भी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है। याद रखना आप सभी को, क्या होता है? 0 होता है। बस ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखिए पृथ्वी का जो केंद्र है ना, यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है आपका जी का मान क्या होता है? 0 होता है। तो ध्यान देंगे आप सभी। अगला प्रश्न है कि ग्रीक ने राजनीतिक शास्त्र को किसकी मूल मान्यताओं के अनुसार देखा। तो ये किसकी मान्यताओं के अनुसार देखा था? नैतिक दृष्टि के अनुसार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, पूरा पेपर को सॉल्व करना है आप सभी को। हो सकता है यहीं से हूबहू प्रश्न आपके पेपर में आ जाएगा। बात समझिए। अगला है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी के शासन काल में सदर दीवान अदालत की स्थापना किसने की थी। तो देखिए सदर दीवानी अदालत है, दीवान नहीं, दीवानी अदालत की स्थापना जो किया गया था ये आपका वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा आप सभी। और इसकी स्थापना 1772 के अप्रॉक्स में हुआ था कोलकाता में। क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि ग्लाइडर अपनी उड़ान के लिए निम्नलिखित में से किस ऊर्जा पर निर्भर होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा, पवन ऊर्जा पर निर्भर होते हैं ग्लाइडर अपनी उड़ान के लिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक कुषाण वंश से था। इनमें से कौन सा? विक्रमादित्य होगा? नहीं होगा। दंतीदुर्ग होगा? नहीं होगा। यहाँ कुषाण वंश पूछा गया है तो आपका कड़फिसेस प्रथम हो जाएगा। याद रखिएगा। जबकि इसका संस्थापक कौन था? कुजुल कड़फिसेस था। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए सभी फ्रेंड सेशन को जरूर लाइक करते चलिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है और आपके लिए हम निरंतर मेहनत करते हैं और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लाने का कोशिश कर रहे हैं हम आपके लिए, ताकि आप किसी भी तरह से पेपर को क्लियर कर पाएं। अगला है कि साम्य व्यवस्था उत्पादन का निर्धारण किससे किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन में डी, सीमांत लागत और सीमांत राजस्व के बीच समानता से किया जाता है। याद रखना आप सभी को, डी करेक्ट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से किसका संबंध उच्चतम न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता से है। बता सकते हैं। यहाँ उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात किया गया है। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। कानून अथवा तथ्यों के बारे में राय मांगने वाले भारत के राष्ट्रपति होते हैं। देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है ना, इससे परामर्श ले सकता है, विचार कर सकता है, राय ले सकता है कौन? राष्ट्रपति। बट मानने के लिए बाध्य नहीं है। बात समझिए, मानने के लिए बाध्य नहीं है। और ये आर्टिकल कौन सा बताता है? आर्टिकल 143 बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति सलाह ले सकता है। अगला है हालांकि ऐसा कोई एकल सिद्धांत नहीं है जो दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति को स्पष्ट कर सके, तथापि इसके दौरान पृथ्वी और समुद्र के विशिष्ट तापमान की मुख्य प्रणाली मानी जाती है। देखिए इसी प्रकार का प्रश्न आता है, बस ट्विस्ट किया हुआ प्रश्न है, यानी कि घुमाया गया प्रश्न है और लगेगा जिंदगी में कभी ये प्रश्न को नहीं पढ़ेंगे। पढ़े सब चीज हैं आप, बट यहां पर सिर्फ घुमाया गया है प्रश्न को। ठीक है, बात समझे बिल्कुल। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? डी राइट आंसर होगा, गर्मी के महीने में। ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखिए बात समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं कि हालांकि ऐसा कोई एकल सिद्धांत नहीं है जो दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति स्पष्ट करता है। आपको पता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून कब आता है? पता है आप सभी को? गर्मी के सीजन में आता है ना। अभी का जो सीजन देख रहे हैं ये दक्षिण पश्चिम मानसून का समय है। बात समझे। और दक्षिण पश्चिम मानसून से ही भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होता है। यही आपका दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे भारत में वर्षा कराता है। तथापि इसके दौरान पृथ्वी और समुद्र के विशिष्ट तापमान की मुख्य प्रणाली मानी जाती है, तो गर्मी का महीना ही मानी जाती है। बात समझे। अगला है कि जॉन लॉक ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्या आपको पता नहीं है कि दक्षिण पश्चिम मानसून कब आता है? बिल्कुल पता है, सिर्फ यहाँ क्वेश्चन क्या था? ट्विस्ट था क्वेश्चन में, बस यहां पर कंफ्यूजन करके प्रश्न गलती। राइट आंसर क्या होगा?
बी करेक्ट आंसर होगा सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन में Cl2 मिलाना यह किसका उदाहरण है? सिंपल भाषा में समझिए कि एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन में अगर हम क्लोरीन को मिलाएं तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगा? तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा, याद रखिएगा आप सभी, प्रतिस्थापन। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य भारत टीक किसका उत्पादक है? यह किसका उत्पाद है? बता सकते हैं कोई किसका उत्पाद है? याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन का उत्पाद है, याद रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर होगा मध्य भारत का टीक। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय पूछा गया है तो 13 फरवरी होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, डैश एक ऐसा कंप्यूटर उपकरण या राउटर है जो नष्ट और अनस्त सिस्टम के बीच होता है। तो देखिए नष्ट और अनस्त सिस्टम के बीच में जो होता है वो आपका क्या होता है? फायरबॉल होता है, याद रखिएगा क्या होता है? फायरबॉल होता है आपका। और जो फायरबॉल होता है ना, ये किसी भी सुरक्षा का एक आवश्यक हिस्सा होता है फायरबॉल। और ये क्या करता है पता है? किसी भी होस्ट अस्त्र की सुरक्षा में समस्याओं को दूर करता है आपका। कौन? फायरबॉल। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, गांधी जी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन किया था? देखिए गांधी जी ने समर्थन किसका किया था? बिल्कुल कह सकते हैं कि आपका अस्पृश्यता उन्मूलन का समर्थन किया था। इसीलिए अनुच्छेद 17 में देखिएगा दिया गया है अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी कि आप छुआछूत किसी से भी नहीं कर सकते हैं। बाकी बात आप सभी को बताए थे गांधी जी के बारे में, प्रमुख इसका आंदोलन, कब भारत आया था, ये तमाम चीज कल के सेशन में हमसे चर्चा किए हुए थे, तो याद कर लीजिएगा। अगर गांधी जी से प्रश्न आएगा तो बना लीजिएगा आप सभी। अगला है कि जहांगीर के शासनकाल के निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल उस्र की उपाधि दी गई थी? देखिए नादिर उल उस्र की उपाधि जो दिया गया वो आपका मंसूर खां को दिया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर होगा। जहांगीर को हमसे क्या कहते हैं? बिल्कुल चित्रकारों का झलक के नाम से जानते हैं, या इसके समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जब तरल और उसके आसपास के बीच का तापमान अंतर दोगुना हो जाता है तो उष्मा की हानि की दर कितनी गुनी हो जाएगी? तो देखिए जब भी तापमान के अंतर अगर दोगुना हो जाए तो उष्मा का दर जो हानि होगा वो भी आपका दोगुना ही होता है। तो याद रखना है कितना हो जाएगी? दोगुनी ही होगी, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद है कि C3 पौधे में O2 की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण निषेध को हम सभी किस नाम से जानते हैं या क्या कहते हैं? तो इसे बार वर्ग प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? बार वर्ग प्रभाव के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस तिथि को पेश किया गया था? तो देखिए ये सबसे पहले पेश हुआ था 4 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था 4 जुलाई 1947 को। किस देश के निवासियों और विश्व के शेष लोगों के बीच एक वर्ष में किए गए सभी आर्थिक लेन देनों के रिकॉर्ड को क्या कहते हैं? तो देखिए इसे हम सभी कहते हैं भुगतान शेष। देखिए समझिएगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि किसी देश के निवासियों और विश्व के शेष लोगों के बीच एक वर्ष में, विश्व के शेष लोगों के बीच एक वर्ष में सभी आर्थिक लेन देन के रिकॉर्ड जो होता है उसे हमसे भुगतान शेष कहते हैं। क्या कहते हैं? भुगतान शेष। अगला है कि ताम्र पदार्थ हवा में खुले रहने पर किसके कारण ये हरे रंग के हो जाते हैं? एक तांबा का पदार्थ देखिएगा अगर खुला हवा में छोड़ दीजिएगा तो वो देखिएगा उस पर हरा कलर का एक परत चढ़ जाता है। ये किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा आप सभी डी राइट आंसर होगा CuCO3 इंटू Cu हॉल OH2 के कारण होता है, जिससे हम सभी क्या कहते हैं? कॉपर कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा आप सभी किस नाम से जानते हैं? कॉपर कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। तो कॉपर कार्बोनेट का परत इस पे चढ़ जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली शुरू हुई थी? देखिए अगर प्रांत की बात किया जाए ना तो वो आपका 1919 वाला हो जाएगा, बट 1935 जब आता है तो यहाँ से आपका प्रांत वाला समाप्त कर दिया जाता है और केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली शुरू होता है। तो बता सकते हैं कौन सा हो जाएगा? 1935 वाला होगा। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखिए कि मनुष्य की निम्नलिखित में से कौन सी जनन गड़बड़ी सेक्स से जुड़ी हुई है?
तो राइट आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। और ये वंशानुगत बीमारी होता है हीमोफीलिया, याद रखिएगा, वंश के अनुसार चलता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन बिल से संबंधित है? आसान प्रश्न है, बता सकते हैं कि अनुच्छेद 110 धन बिल से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि निम्नलिखित में से किसमें M3 आयन बनाने की अधिकतम प्रवृत्ति होती है? तो देखिए M3 आयन बनाने की बात किया जाए, नाइट्रोजन में हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। किस में हो जाएगा? नाइट्रोजन में। ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी, वही क्वेश्चन है यहाँ पर भी। 25 नंबर क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? तो ये आपका कविताओं का संग्रह है, याद रखिएगा। सेशन को लाइक जरूर करते चलिएगा, सभी से रिक्वेस्ट रहेगा। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मिल केंद्र के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, नागपुर को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? इंपॉर्टेंट रहेगा सूचना का अधिकार अधिनियम। तो ये आपका 15 जून 2005 को किया गया था। कब? 15 जून 2005। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। और 12 अक्टूबर 2005 को इसको कह सकते हैं कि संपूर्ण धाराओं में लागू कर दिया गया था। चलिए अगला है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्य अवधि कितनी होती है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्य कितना है? बता सकते हैं 5 अस्थायी सदस्य हैं। कुल होता कितना है पता है आप सभी को? 15 होता है। 10 अस्थायी, 5 अस्थायी होता है। अस्थायी में कौन सा है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, याद रखिएगा। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन हो जाएगा। तो इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बेटन कप एवं रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? सॉरी, किसका प्रमुख शब्दावली है ये बेटन एवं रंगास्वामी? तो ये हॉकी कप का है, याद रखेंगे आप सभी। किससे? हॉकी से संबंधित है। देखिए ये आप जो फुटबॉल देख रहे हैं इसका प्रमुख हो जाएगा डुरंड कप, रोबर्ट्स कप, ये सभी फुटबॉल से संबंधित हैं। बैडमिंटन की अगर बात किया जाए, पता है आप सभी को बैडमिंटन के लिए कौन कौन सा है? नागर कप, अमृत, दीवान कप, ये सभी बैडमिंटन से। गोल्फ के लिए कौन कौन सा है? बाकर कप हो जाएगा। उसके बाद जो है कि राइडर कप हो जाएगा, गोल्फ से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी कि जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। देखिए ज़्यादा आपको समय नहीं दे रहे हम, क्योंकि समय बहुत कम है। सिर्फ हमको क्वेश्चन देखना है और आंसर टिक करना है अभी, बाकी बात ज़्यादा अभी दिमाग नहीं लगाना है। निम्न में से कौन सा एक प्रवाल व्यंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, सागरीय जल के समान तापमान में वृद्धि। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में से कौन सा रामसर का दर्जा मिला हुआ है? इनमें से कौन सा रामसर साइड में शामिल है? देखिए नंदा झील हो जाएगा, पीचम्बरम मैग्रोव हो जाएगा, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा, चिल्का झील, ये सभी को मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहले कथन को पढ़िए ध्यान से। पहला है कि फेनोलेफ्थलीन साबुन के घोल में गुलाबी बन जाता है, तो ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है कि गैर मेटालिक ऑक्साइड प्राकृतिक में अम्लीय होता है, ये भी सत्य कथन है। नींबू में सैट्रिक अम्ल होता है, ये भी सत्य कथन है। तो सभी सत्य, तो गलती क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH एक क्षारीय प्राकृतिक की सोडियम आयन की उपस्थिति के कारण होता है, ये कथन गलत है, याद रखिएगा आप सभी। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये खुद ही क्षार होता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड खुद ही क्षार होता है, बट अगर बात किया जाए कि इसकी प्राकृतिक के लिए जो इसमें मौजूद रहता है वो आपका OH- आयन रहता है, याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। OH- आयन रहता है इसकी क्षारीय प्रकृति के लिए, ना कि सोडियम आयन रहता है। चलिए अगला है कि मिट्टी की अम्लीय प्रकृति निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता को दर्शाती है? तो ये आपका हाइड्रोजन की सांद्रता को दर्शाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? रासायनिक अभिक्रिया की एक भौतिक होगा, एक रासायनिक होगा। तो रासायनिक कौन सा है? पानी का भाप में रूपांतरण, ये भौतिक अभिक्रिया हो जाएगा। जबकि आपका कागज का जलना रासायनिक अभिक्रिया है, भोजन का पचना रासायनिक अभिक्रिया है, कोयले का जलना। सिंपल भाषा में समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया वही होगा जो एक बार उसको विघटित कर दिए तो उसको पुनः उस अवस्था में नहीं ला सकते हैं। क्या लगता है कागज को जला देने के बाद उसको पुनः उस अवस्था में ला सकते? नहीं। अगर यही कहता कि कागज फटना, ये भौतिक परिवर्तन होता, क्योंकि अगर कागज फटता है तो उसको हम चिपका देंगे, ठीक है।
तो उस अवस्था में लाया जा सकता है। भोजन पचना, भोजन पच जाएगा तो फिर से भोजन तैयार कर लीजिएगा, उसी अवस्था में ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा पानी का भाप में रूपांतरण, अगर पानी भाप में बना है ना तो उसको फिर से हम पानी बना सकते हैं, ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो बात समझे, बिल्कुल समझ गए। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार के बैटरी में प्रयोग किया जाता है? देखिए बर्फ का पिघलना भी भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि अगर बर्फ पिघला है तो पुनः उसको बर्फ बनाया जा सकता है, यानी कि जो अवस्था में था पुनः उसे उस अवस्था में ला सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर होगा। और इसका सूत्र याद रखिएगा, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, तो सूत्र भी पेपर में बन सकता है। अगला है कि श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? तो ये आपका मंद ऑक्सीकरण के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन है कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG घटक बताना है कि क्या क्या शामिल रहता है इसमें। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पता है? देखिए इसमें शामिल होता है प्रोपेन, ब्यूटेन और ब्यूटालिन शामिल होता है, जबकि मीथेन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी कि संक्षारण की समस्या को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीका का उपयोग करते हैं? मान लीजिए कोई आपका लोहा है उसमें जंग लग रहा है, तो उसको बचाने के लिए तो हम सभी गैल्वेनीकरण करते हैं, यानी कि जिंक का परत चढ़ाते हैं ना, बिल्कुल। तो इसमें कौन कौन सा शामिल हो सकता है? तो देखिए इसका ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पेंटिंग कर सकते हैं, उस पर गैल्वेनीकरण कर सकते हैं, उसके बाद जो है कि एनोडीकरण कर सकते हैं और मिश्र धातु का निर्माण कर सकते हैं, जबकि ये आपका नहीं होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होगा। तो ऑप्शन में बी वाला करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मसूड़े में रक्त स्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भूंगर होना एवं घाव भरने में देरी निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो देखिए कभी कभी मसूड़ा से खून निकलने लगता है, दुर्गंध निकलने लगता है, पता है? ये सभी कारण है विटामिन सी का। ठीक है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है पता है आप सभी को? आंवला होता है और इसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक पदार्थ में लोहा यानी कि Fe विद्यमान होता है? तो इसका राइट आंसर होगा मायोग्लोबिन, याद रखिएगा आप सभी। इसके अलावा हीमोग्लोबिन में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है? देखिए सरीसृप वर्ग का नहीं है आपका, सरीसृप में आता क्या क्या है? केचुआ, किंग कोबरा, उड़न छिपकली आदि सरीसृप वर्ग का है। ठीक है, जबकि आपका ऑस्ट्रिच जो है जिसे शुतुरमुर्ग कहते हैं, ये आपका सरीसृप वर्ग का नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए कि विचार करना है कि कौन सा कथन सही है कि हमारे दांत का क्षय हेतु अम्लीय जिम्मेदार होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि पता है कि pH स्केल 5.5 से अगर कम हो जाए तो दांत आपका सड़ने लगता है, याद रखिएगा आप सभी, तो ये अम्लीय जिम्मेदार होता है। दूसरा है कि दांत के मध्य फंसे खाद्य पदार्थ अम्ल निर्मोचित करने में सहायक होता है, तो ये भी सही कथन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि एम्फीसाइमा निम्नलिखित में से किससे प्रभावित करता है? तो देखिए ये आपका फेफड़ा को प्रभावित करता है। किसको? फेफड़ा को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, क्या कहा? नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं आप सभी को? देखिए आयोडीन 123 मोतियाबिंद के उपचार के लिए प्रयोग करते हैं, यह कथन गलत है, याद रखिएगा आप सभी। आयोडीन 123 जो है ये आपका रेडियो समस्थानिक है आयोडीन का, याद रखिएगा। आयोडीन का एक रेडियो समस्थानिक है जिसे हम सभी आइसोटोप के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसे? आइसोटोप के नाम से जानते हैं। 123 वाला जो है ये आपका आयोडीन का रेडियो समस्थानिक है, ना कि मोतियाबिंद के उपचार में प्रयोग करते हैं इसका। बात समझे? कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार में, कोबाल्ट 32 ल्यूकेमिया थेरेपी में और फास्फोरस 32 रक्त प्रभाव के अनुरेखन में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वाला गलत है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? देखिए गाजर जड़ है, मूली जड़ है, सलजम जड़ है, जबकि आलू क्या है? तना है, प्याज क्या है? तना है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक तंबाकू धुएं यानी कि सिगरेट में पाए जा सकते हैं? तो देखिए सिगरेट में जो पाए जा सकते हैं वो आपका निकोटीन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और इसके बाद साइनाइड होता है, तो ये सभी पाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक, एक ही क्वेश्चन है इसको हटा दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी वायरस में उत्परिवर्तन ये किसका कारण होता है? किस कारण से होता है? किसी वायरस में उत्परिवर्तन जो होता है ये किस कारण से होता है? तो इसके आनुवांशिकी द्रव्य में परिवर्तन के कारण से होता है। तो ऑप्शन में बी वाला करेक्ट आंसर होगा, इसके आनुवांशिकी द्रव्य में परिवर्तन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड कि निम्नलिखित में से किसने
घाटा वित्तीय विचार की सबसे पहले चर्चा की थी? तो सबसे पहले घाटा वित्तीय विचार की जो चर्चा किया था तो ये किया था आपका जॉन मेनार्ड केन्ज के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में समझा जाएगा? इनमें से किसे विदेशी निवेश प्रत्यक्ष रूप से समझा जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर। याद रखिएगा, भारत में शैक्षिक संस्था स्थापित करने वाला कोई विदेशी तत्व, ये आपका विदेश प्रत्यक्ष निवेश समझा जाएगा। चलिए अगला देखिएगा आप सभी कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की यहाँ पर बात किया गया है। तो आपसे क्या कह सकते हैं? बिल्कुल, प्रति व्यक्ति निम्न आय, ये अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का परिणाम है। दूसरा हो जाएगा आपका यहाँ पे निम्न आश्रित अनुपात, ये गलत हो जाएगा। पूंजी निर्माण का उच्च दर, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं है। चौथा है कि प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल, ये भी आपका अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का परिणाम है। तो यानी कि ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा, 1 और 4। ठीक है, प्रति व्यक्ति निम्न आय और प्रथम क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र होता है इसमें अगर अधिक जनसंख्या कार्यबल है तब भी यहाँ पर अल्प विकसित अर्थव्यवस्था माना जाएगा इसका। भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ, इसका गठन कब किया गया था? तो देखिए इसका गठन हुआ था 1987 में। कब हुआ था फ्रेंड? 1987। डी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय उद्योग वित्तीय निगम यानी कि IFCI द्वारा ऋण उपलब्ध करवाता है। तो ये किसको ऋण उपलब्ध करवाता है? तो याद रखिएगा आप सभी, निजी क्षेत्र के उद्यमियों को करवाता है। इसके अलावा सहकारी क्षेत्र के उद्यमियों को करवाता है, विदेशी व्यापार को नहीं करवाता ये। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। चलिए अब देखिए यहाँ से मैथमेटिक का प्रश्न है, इसको आप बनाने का कोशिश कीजिएगा। हम आंसर बताते हैं कि इसका आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं होगा, बट इसको अगर आप सभी बनाइएगा तो इसका आंसर होगा 1.1/4 मिनट होगा। ठीक है, 1.1/4 मिनट इसका आंसर होगा। उसके बाद देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपसे मैच कर लीजिएगा, बी नंबर राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी, अगला का नोट कीजिएगा आप सभी, इसका ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। उसके बाद आगे नोट कीजिएगा, आप सभी, और इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज कितना ही, आज की सेट को यहीं समाप्त करते हैं। जाते जाते सभी एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा दिल से, अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो। स्कोर भी बताइए कितने स्कोर कर पाए। ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।